बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले नैना और सुनैना की माँ की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नैना और सुनैना के पिता किशोर दास उर्मिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। जब तक किशोर दास जिंदा रहे तब तक तो उर्मिला ने नैना और सुनैना को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वह अपने असली रूप में आ जाती है। उर्मिला ने घर की सारी नौकरानियों को घर से बाहर निकाल दिया था और दोनों बहनों को घर की नौकरानी बना दिया था। उनसे घर का सारा काम करवाती और जो उसकी अपनी सगी बेटी थी काजल, उसे वह शहजादी बनाकर रखती। दोनों माँ बेटी पूरे दिन शॉपिंग करती, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती, बहुत एंजॉय करती और वहीं दूसरी तरफ बेचारी दोनों बहनें घर का सारा काम करती रहती और उन्हें खाने के लिए मिलती सूखी बची कुची रोटी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे येलो कलर की ब्रांडेड साड़ी चाहिए। आपको पता है विनीता आंटी की बेटी सुमन का बर्थडे आने वाला है और सुमन कह रही थी कि सबको येलो और व्हाइट साड़ी पहन कर आनी है। उसने येलो और व्हाइट साड़ी की थीम रखी है, इसलिए मुझे तो सबसे ब्रांडेड और अच्छी वाली साड़ी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सुमन के बर्थडे पार्टी में मुझसे अच्छा कोई और लगे, सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे सामने टिक भी पाए। क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मैं तुम्हें सबसे महंगी और अच्छी ब्रांडेड साड़ी दिलवाऊंगी। मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल साड़ी लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आप और काजल दीदी शॉपिंग करने जा रही हैं। नैना और मेरे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े लेकर आ जाना। वैसे तो विनीता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर जानी है। अगर हो सके तो हम दोनों बहनों के लिए भी एक एक साड़ी लेकर आ जाना, क्योंकि विनीता आंटी कह रही थी कि हम दोनों बहनों को भी आना है, क्योंकि वह माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। हाँ, विनीता बहन की बेटी के बर्थडे पार्टी में सभी को येलो और व्हाइट कलर की साड़ी पहननी है, लेकिन वहाँ तुम दोनों मनहूस नहीं जाओगी, क्योंकि विनीता तुम्हारी माँ की सहेली थी। अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब विनीता मेरी सहेली है, इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाऊंगी। तुम जैसी मनहूस और नौकरानियों को नहीं। घर में कितना सारा काम है उसे खत्म करो। मैं बस मेरी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, तुम दोनों मनहूस बहनों के लिए नहीं। जैसे हैं फटे पुराने उन्हें पहनकर अपना गुजारा करो। आई बड़ी महारानी नए कपड़े पहनने वाली। जब तक हम दोनों शॉपिंग करके वापस आते हैं घर का सारा काम हो जाना चाहिए। चल बेटा देर हो रही है। ऐसा कहकर उर्मिला काजल को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी सुनैना अपना काम करने लग जाती है। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी पिताजी ने तो दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि हम दोनों बहनों को माँ मिल जाए, हमें ममता की कमी कभी महसूस ना हो। लेकिन पिताजी तो हमारे लिए एक ऐसी सौतेली माँ छोड़कर चले गए जो इंसान के रूप में डायन है। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। हमारी सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है, और वो भी बचा कुचा। और अपनी बेटी के फटे पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी ख्वाहिश नहीं होती तो हम यहाँ कभी नहीं रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो विनीता आंटी की बेटी के जन्मदिन पार्टी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो और व्हाइट कलर की साड़ियाँ पहनकर। हाँ दीदी, मुझे काव्या ने बताया, मेरा भी बहुत मन था साड़ी पहनकर जाने का, मगर हम जा ही नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद उर्मिला और काजल बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर दो साड़ियाँ भी लेकर आती हैं। तभी काजल नैना और सुनैना से कहती है, देखो देखो मेरी कितनी ज्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं। ऐसी साड़ियाँ तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी। जब मैं सुमन के बर्थडे पार्टी में इस साड़ी को पहन कर जाऊंगी तो बस सबकी आंखें मुझे ही देखती रह जाएंगी। सुनैना की बच्ची अब तो यहाँ खड़ी होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहेगी, ये नहीं कि हमारे लिए कुछ चाय पानी लेकर आ जाए। और छोटी नौकरानी तो सुन, मेरी साड़ी पर सिलवटें आ रही हैं। चल अच्छी तरह से इस पे इस्त्री कर। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो। और अभी तो मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर भी करवाना है।
बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और नैना काजल की साड़ी पर इस्त्री करने। नैना का ध्यान बस सुमन के बर्थडे पार्टी पर ही लगा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस्त्री पर नहीं रहता और काजल की साड़ी जल जाती है। साड़ी जलते हुए उर्मिला देख लेती है, तभी वह बेचारी नैना की बहुत पिटाई करती है, बहुत पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसका हाथ जला देती है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो उसके बाल पकड़कर खींचती है और कहती है, क्यों मनहूस, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की साड़ी जलाई है ना, ताकि वह बर्थडे पार्टी में ना जा सके, क्योंकि मैं तुम दोनों मनहूस बहनों को वहाँ नहीं लेकर जा रही। मेरी बेटी की खुशियों से जलती हो। माँ कृपया करके मेरे बाल छोड़िए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे बाल छोड़िए ना, कृपया करके मुझे इतना मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दीजिए, माँ छोड़ दीजिए। नैना की रोने की आवाज सुनकर सुनैना दौड़ी हुई आती है और अपनी सौतेली माँ के पैरों में पड़ जाती है। माँ, उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि उससे कोई गलती ना हो, कृपया करके छोड़ दीजिए। सुनैना के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद उर्मिला नैना को छोड़ देती है। सुनैना नैना को किचन में ले जाती है और उसके हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और उसके बदले का काम भी सुनैना खुद ही करती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। काजल दूसरी साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप और काजल दीदी पार्टी में जा रही हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक आप आओगी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी, ये दोनों मनहूस लड़कियां हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ, मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों मनहूस बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, आज तो कुछ बचा ही नहीं है। मम्मी, टॉमी के लिए जो कल रोटी डाली थी, आप इन दोनों मनहूस लड़कियों को वो ही दे दो। हाँ, यही ठीक है। सुनो, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तो तुम दोनों उसी रोटी को आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर उर्मिला और काजल चली जाती हैं। सुनैना को बहुत दुख होता है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसे कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए दी है। नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रोती हैं। माँ, आप देख रही हैं हमारी सौतेली माँ हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, उन्होंने हमें टॉमी की छोटी रोटी खाने के लिए दी है। हम छोटी रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारी सौतेली माँ काजल दीदी बर्थडे पार्टी में गए हैं, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अलग अलग तरह का स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रहे होंगे, केक खा रहे होंगे, और यहाँ हम दोनों बहनों को छोटी रोटी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर सुनैना और नैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत रो रही थी। तभी सुनैना और नैना की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और काजल तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही हैं, मगर मेरी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुमन के बर्थडे पार्टी में जरूर जाओगी, येलो और व्हाइट साड़ी पहनकर। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। उस घने जंगल में जादुई सोने और चांदी की साड़ियों का कुआं है। वह कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम वहाँ से जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनकर बर्थडे में जाना, ठीक है? माँ आखिर माँ ही होती है, माँ ही अपने बच्चों के दुख दर्द समझ सकती है, वरना दुनिया में और कोई नहीं आपके दुख दर्द समझ सकता। माँ, हम दोनों बहनें अभी जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ लेने कुएं के पास जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें तुरंत जादुई सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं के पास पहुंच जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें साड़ियां मांगती हैं तो जादुई सोने और चांदी की 2 साड़ियां कुएं से बाहर निकल कर आती हैं। तभी कुआं दोनों बहनों से कहता है, तुम दोनों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान देना है, ये जादुई साड़ियाँ किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा।
जादू सोने और चांदी की साड़ियों के कुएं, हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ देने के लिए। ऐसा कहकर दोनों बहनें जैसे ही जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ पहनती हैं तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। और दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ पहनकर उड़ते हुए सुमन के बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं। दोनों बहनों से किसी की भी नजर हट ही नहीं रही थी और वह किसी की पहचान में भी नहीं आ रही थी। दोनों बहनें वहाँ जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और समय रहते घर भी आ जाती हैं। घर आने के बाद काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी पता नहीं वह दोनों लड़कियां कहाँ से आई थी। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी पहनी थी ताकि मैं अपने फ्रेंडों को दिखा सकूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी साड़ी कोई और नहीं पहन सकता, लेकिन उन दोनों मनहूस लड़कियों ने तो मेरी सारी मेहनत और पानी ही फेर दिया। काजल बेटा, वह दोनों साड़ियाँ कितनी ज्यादा चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सोने और चांदी की हो। और वह दोनों बहनें बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे किसी राज्य की राजकुमारियाँ हों। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसे उन दोनों लड़कियों ने पहन रखी थी। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन मुझे वह साड़ियाँ चाहिए। उर्मिला और काजल की यह सारी बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहुत हंसती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी दीदी, दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं है वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हम दोनों ही हैं। बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को इतना परेशान देखते हुए। नैना, बहुत मजा आ रहा है इन दोनों को परेशान देखते हुए, लेकिन गलती से भी इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ हैं। अगर इन दोनों के हाथ वह साड़ियाँ लग गई तो तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा। जादू सोने और चांदी के साड़ियों के कुएं ने क्या कहा था कि जो भी लालची इंसान इन्हें लेगा उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब दोनों बहनें जादुई सोने और चांदी की साड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। एक दिन नैना और सुनैना जादुई साड़ियों से अपने लिए खाना मांग रही थी। तभी काजल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उस दिन सुमन के बर्थडे पार्टी में वह राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ और कोई नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही है। तभी वह ये सारी बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तभी उर्मिला कहती है, अच्छा तो उन दोनों मनहूस बहनों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो चिंता मत कर, रात हो जाने के बाद मैं वह जादू सोने और चांदी की साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाऊंगी और उसके बाद हम उस जादू सोने और चांदी की साड़ियों से बहुत सारी धन दौलत लेकर अमीर हो जाएंगे और उन दोनों मनहूस बहनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे, ठीक है बेटा। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी नैना और सुनैना के रूम में जाती हैं और वह साड़ियाँ चुरा कर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की साड़ियों से धन दौलत मांगती है तो उससे बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी के उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ नैना और सुनैना जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से अपने साथ साथ गाँव के गरीब और अनाथ लोगों की भी बहुत मदद करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशबू और जूही दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशबू और जूही की माँ खुशबू से प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जूही से ही प्यार करती थी। वह इसलिए क्योंकि खुशबू के जन्म से पहले वह बहुत ज्यादा अमीर थे और जिस दिन खुशबू का जन्म हुआ उसी दिन खुशबू के पिता का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और वह पहले से गरीब हो गए। इसका जिम्मेदार कमला खुशबू को ही समझती थी। वह उसे मनहूस मानती थी, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन खुशबू के पिता वह दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। खुशबू का 15वां जन्मदिन आता है और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस दिन से खुश नहीं होती और मुझे विश भी नहीं करती। माँ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती, आप वह सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती। मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। जिस दिन तू इस दुनिया में आई थी और हम गरीब हुए, मैंने उसी दिन तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तेरी मनहूसियत की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया और तू चाहती है कि तबाही वाले दिन को मैं सेलिब्रेट करूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चली जा यहाँ से, तेरा मनहूस दिन कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। जूही बेटा कहाँ है? चल आज तुझे मैं शॉपिंग करा के लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, तो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लेकर आई।
ऐसा कहकर कमला खुशबू के ही सामने जूही को इस तरह से आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर खुशबू के पिता आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज तुम्हारी बेटे का जन्मदिन है। आज तो सारी कड़वाहट छोड़ दो। अगर तुम खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानते तो मत मानो। मैं तो अपनी बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। खुशबू अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। लेकिन वह एक बात से खुश थी कि चलो माँ का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता तो उसके साथ हैं, इसलिए वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू के पिता खुशबू का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वह सेलिब्रेट कर कर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में खुशबू के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खुशबू बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और जब इस बात की खबर कमला और जूही को लगती है तो वह भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती हैं और कमला खुशबू की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, भर गया तेरा पेट अपने पिता को खाकर। अगर अभी भी भूखी है तो मुझे भी खा ले, अपनी बहन को भी खा ले। तूने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती तो मर तो नहीं जाती। मैंने पहले ही मना किया था कि तेरे कदम मनहूस है। पहले हमसे हमारा कारोबार छीन लिया और अब उसके बाद मेरी बेटी से उसके पिता और मुझसे मेरा पति। तो बेटी नहीं, डायन है डायन। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जा यहाँ से। माँ, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वह सिर्फ जूही दीदी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको हो रहा है, लेकिन पिताजी की मौत का जिम्मेदार आप मुझे तो मत समझिए। पिताजी की किस्मत में जो लिखा था वह उनके साथ हो गया। हम किसी की किस्मत को तो नहीं मिटा सकते। देखा मम्मी कैसे कह रही है कि पिताजी की किस्मत में मौत लिखी थी तो इसलिए उन्हें मौत आ गई। अब आप इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना, वरना पता नहीं अपनी मनहूसियत से आपको और मुझे और न खा ले। मुझे तो और जीना है, मैं इसकी मनहूसियत से मरना नहीं चाहती। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है। देख खुशबू की बच्ची, मैं तुझे जन्म देकर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तूने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना काला साया लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी लौटकर मत आना। अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ समझा होगा तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली जाएगी हमारी जिंदगी से। बेचारी खुशबू अपनी माँ की सारी बात मान लेती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती। वह दूर से खड़ी होकर देखती रहती है और अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है और वह रोते हुए इस गांव को छोड़कर शहर जा रही थी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी खुशबू भूखी प्यासी खाली हाथ बस जंगल के रास्ते चले ही जा रही थी। इसी तरह खुशबू को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोती है। मुझे लगा था कि माँ मुझे गुस्से में डांट रही है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वह मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन शायद सच में वह मुझे मनहूस समझती है, पिताजी का कातिल समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ बचपन वाला हादसा भूल ही नहीं पाई कि एक और हादसा हो गया। मेरी वजह से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। तभी तो मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू बहुत रोती है। तभी खुशबू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे बचाओ। कोई यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। खुशबू यह आवाज सुन लेती है और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो वह देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सुंदर सुनहरी जल परी कैद थी। तभी वह उस सुनहरी जल परी के पास जाती है और उससे कहती है, जल परी सच में होती है? आज तक तो मैं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनती आ रही हूँ कि जल परी भी होती हैं।
हाँ, मैं सच में जल परी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी। कृपया करके जल्दी से यह जाल खोल दो ताकि मैं अपने जादुई सोने की नदी में जाकर सांस ले सकूं। आप चिंता ना करो, मैं अभी आपका यह जाल खोल देती हूँ। मैंने पढ़ा था कि जल परियां पानी के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, मैं अभी आपका ये जाल खोल देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जैसे ही जाल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है। तभी जल परी खुशबू से कहती है, लगता है उस दुष्ट जादूगरनी ने इस जाल पर हमारे जल परियों का मंत्र फूंक रखा है। तुम मेरे इस जाल को नहीं खोल सकती। यह जाल सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई 3 सोने की नदी नजर आएंगी, और अगर तुम मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जादुई सोने की नदी से एक एक मटका जादुई सोने की नदी का पानी लेकर आ जाओगी और 3 बार यह मंत्र बोलोगी, ए जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, इसे बाहर निकालो, और तभी मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। खुशबू उस जल परी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और वह उस सुनहरी जल परी के बताई हुई जगह पर जाती है तो उसके सामने जादुई 3 सोने की नदी बह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी की सौतेली माँ से कहती है, आपकी सौतेली बेटी मुसीबत में है, आप अपनी जादुई सोने की नदी से एक मटका पानी दे दीजिए। मैं उस करमजली की मदद नहीं करूंगी, जा यहाँ से। मैं तुझे अपने जादुई सोने की नदी से एक बूंदी पानी नहीं दूंगी, मरती है तो मेरी बला से मर जाए। मैंने पहले ही मना किया था कि उस जादूगरनी के काम में टांग न अड़ाए, लेकिन उसे तो दूसरों की मदद करने का शौक ही बहुत है ना, तो करे दूसरों की मदद, मर जाए। सुनहरी जल परी की सौतेली माँ अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। खुशबू जल परी की सौतेली बहन के पास जाती है तो उससे भी यही कहती है, तो वह भी खुशबू को अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। और वह सोचती है, सुनहरी जल परी के पास ज्यादा समय नहीं है, उनका दम घुट रहा है और उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर दिया। मैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू सुनहरी जल परी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी खुशबू इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों के दूसरे नदी में जाते ही वह छुपकर एक एक मटका दोनों जादुई सोने की नदी से भरती है और भागते हुए सुनहरी जल परी के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उस जाल के ऊपर वह पानी फेंक कर कहती है, जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, जल्दी से इसकी जान बचा और इसे इस जाल से बाहर निकाल। खुशबू के 3 बार ऐसा कहने से वह जाल टूट जाता है और सुनहरी जल परी बाहर आ जाती है। तभी समय रहते खुशबू सुनहरी जल परी को उसकी जादुई सोने की नदी में छोड़ देती है। तभी वह खुशबू से कहती है, खुशबू तुम बहुत अच्छी हो, कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने जादुई सोने की नदी से बहुत सारी धन दौलत देती हूँ, इतनी धन दौलत कि कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जल परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बहन भी मुझे मनहूस समझती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे पिता का कातिल भी समझती हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? सुनहरी जल परी खुशबू को अपने जादुई सोने की नदी में रहने की अनुमति दे देती है और अब खुशबू उसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू जादुई सोने की नदी के अंदर रह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी के जादुई गोले को देखती है तो उसके अंदर उसे अपना गांव नजर आता है। खुशबू खुशी खुशी अपना गांव देख रही थी और अपना घर देखकर वह खुश होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बहुत ज्यादा बीमार है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। यह देखकर खुशबू घबरा जाती है और वह जल परी से कहती है, जल परी, मैंने अभी अपनी माँ को आपके जादुई गोले के अंदर देखा। वह बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपके पास और नहीं रह सकती।
खुशबू, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो, और तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम मेरे जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाओ और उन्हें पिला देना। देखना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। खुशबू जल परी की जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या हो गया और जूही कहाँ है? वह आपके पास क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं थी। खुशबू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे बढ़कर जूही से प्यार किया, तुझे कभी कुछ नहीं समझा, और जूही ने मेरे प्यार का मुझे यह सिला दिया। वह मुझे बीमार छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई, और तूने जैसे ही मुझे बीमार देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी हर गलती के लिए। बेटा, तुम मनहूस नहीं है, कोई भी मनहूस नहीं होता। मुझे समझ आ गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। किसी के आने से जाने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। तुझे बचपन से लेकर आज तक कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार दूंगी मेरी बच्ची। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और खुशबू अपनी माँ को जादू सोने की नदी का पानी पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब खुशबू को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। इसी तरह खुशबू अपने अच्छे स्वभाव से सुनहरी जल परी की जान भी बचा लेती है, और जादू सोने की नदी के पानी से अपनी माँ की बीमारी भी ठीक कर देती है, और उसकी माँ का प्यार भी उसे मिल जाता है, और वह हंसी खुशी अपना जीवन अपनी माँ के साथ बिताती है।